मैं डॉक्टर कोमल, एसएम कॉलेज, हिंदी विभाग। आज हम लोग हिंदी आलोचना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग में जिस आलोचना दृष्टि का विकास हुआ और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिसका विकास किया, उसकी चरम परिणति हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना में दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर द्विवेदी कालीन सामाजिकता, नैतिकता, स्वस्थ भारतीय परंपरा के प्रति प्रेम, शैली की अपेक्षा भाव तथा विषय को महत्व देने का आग्रह और अंग्रेजी साहित्य के गहन अध्ययन का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। परंतु इन सब के ऊपर जाकर कहें तो शुक्ल जी की सामंजस्यमयी उनमें एक स्वतंत्र आलोचक की दृष्टि को जन्म दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना का प्रारंभ और विकास द्विवेदी युग में हुआ। उन्होंने हिंदी आलोचना में लोकमंगल की प्रतिष्ठा की। उनका कहना है कि मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसका अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या किसी भी कला का प्रयोजन या विकास होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लोक धर्म सामाजिक जीवन की व्यावहारिक यथार्थता से संबंध है तथा समाज की सुव्यवस्था एवं उनकी रक्षा का समर्थक। साहित्य और समाज के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रमुख श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम साहित्य को सामाजिक जीवन के संदर्भ में देखने का काम किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि काव्य को हम जीवन से अलग नहीं कर सकते, उसे हम जीवन पर मार्मिक प्रभाव डालने वाली वस्तु मानते हैं। उनका यह भी कथन है कि सच्चा कवि वह है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विषमताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति को देख सके। इस बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा का कहना है कि उनके और प्रगतिवादियों के जीवन के मूल्य में अंतर अवश्य है, किंतु जहाँ तक कविता को जीवन के संपर्क में लाने का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी प्रगतिवादी से कम नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि के निर्माण में मनोविज्ञान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय रस सिद्धांत को उन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर व्याख्यायित किया है। उन्होंने अपनी व्यावहारिक आलोचना में भी यथावश्यक मनोविज्ञान का सहारा लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यास का प्रेमचंद्र या कवि निराला का। रामचंद्र शुक्ल ने बाह्य जगत और मानव जीवन की वास्तविकता के आधार पर नए साहित्य सिद्धांतों की स्थापना की और उनके आधार पर सामंती साहित्य का विरोध किया और देशभक्ति एवं जनतंत्र की साहित्यिक परंपरा का समर्थन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि वस्तुपरक अधिक है, भावपरक होने के साथ साथ उनकी जीवन दृष्टि और जगत के व्यक्त गोचर व्यापारों में अधिक रमने वाली है। उन्होंने साहित्य के गतिशील रूप का उल्लेख बार बार किया है। यही कारण है कि उन्हें यथार्थवादी समीक्षक भी कहा जाता है। वे साहित्य को शाश्वत मानव जीवन तथा युग तत्व दोनों से जोड़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश प्रेम को भी एक प्रकार का संस्कारजन्य प्रभाव माना है, क्योंकि देश प्रेमी भी एक प्रकार का प्रेम ही है।
इसका आलंबन देश है, अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। यह भी साहचर्यगत प्रेम है, तो उसे इन सब से प्रेम होगा। वस्तुतः शुक्ल जी ने देश प्रेम को रस की कोटि में परिगणित कर राष्ट्रीय साहित्य के लिए भी एक शास्त्रीय आधार प्रस्तुत कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार काव्य की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि कवि की वाणी जीवन के प्रत्येक दशा का चित्रण कर सकी है या नहीं। जो कवि जीवन की जितनी अधिक दशाओं का मार्मिकता के साथ वर्णन करेगा वह उतना ही बड़ा कवि होगा। भूषण के काव्य के संदर्भ में उन्होंने साहित्य के एक और प्रतिमान की ओर संकेत किया है। वे कहते हैं कि कवि कीर्तिशाली होगा, वही कवि कीर्तिशाली होगा जिसकी कविता जनता के हृदय की संपत्ति होगी। उसकी यह कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक जनता के मन में वह कविता रहेगी। रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के दो तत्वों का निरूपण किया है, आत्म तत्व और बाह्य तत्व। आत्म तत्व के रूप में उन्होंने रस और भावों को स्वीकार किया है तथा बाह्य तत्व के रूप में अलंकार, भाषा, छंद, कल्पना आदि। शुक्ल जी अलंकार को वर्णन की शैली मानते हैं। उनके अनुसार अलंकार एक प्रकार का अप्रस्तुत विधान है जो प्रस्तुत यानी रस और भाव के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वे अलंकार में किसी न किसी भाव की उपस्थिति आवश्यक मानते हैं। शब्द की कलाबाजियों से उन्हें चिढ़ है। उन्होंने अलंकार वर्ण वस्तु, क्योंकि अलंकार वर्ण वस्तु नहीं है बल्कि वर्णन की प्रणाली है, कहने का एक विशेष ढंग है। वह काव्य का प्रस्तुत नहीं अप्रस्तुत पक्ष है। भाषा भी काव्य का एक बाह्य पक्ष है। वह भावों का वहन करती है। कविता भाषा में ही अपना आकार ग्रहण करती है। शुक्ल जी ने जन भाषा की सजीवता और शक्ति को स्वीकार किया है तथा उससे काव्य की भाषा को पुष्ट करने की सलाह दी है। उनके अनुसार लोक भाषा में ही प्राणों की शक्ति निहित है। जब पंडितों की भाषा लोक भाषा से दूर पड़कर अशक्त हो जाती है तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा में सहारा लेकर उसे नया प्राण प्रदान करता है। सौंदर्य के विषय में आचार्य रामचंद्र की दृष्टि वस्तुवादी है। उन्होंने सौंदर्य की अनुभूति को हमारे अंतः संज्ञा की तदाकार की परिणति कहा है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी अधिक होगी वह वस्तु उतनी ही सुंदर मानी जाएगी। उन्होंने सौंदर्य के सामान्य आदर्श का उल्लेख करते हुए कहा है कि मनुष्यता की सामान्य भूमि पर सौंदर्य के सामान्य आदर्श की प्रतिष्ठा होती है। एकदम कुरूप को कोई सुंदर नहीं कहेगा। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लोक मंगलवाद यह मानकर चलता है कि मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं, वैसे ही हृदय के कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई देती है। धन्यवाद।